नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और आज हालाँकि पूरे देश की नज़र बनी हुई थी कि निर्मला सीतारमण अपने बजट में क्या कुछ पेश करती हैं और क्या उनके पिटारे से निकल कर आता है। ज़्यादातर जो राजनीतिक उनके विपक्षियों के रिएक्शंस हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है निराशाजनक हैं। लेकिन इन सब से अलग एक और मसला है जिसको लेकर इस वक़्त विपक्ष निशाना साध रही है नरेंद्र मोदी सरकार पर, और वो है डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने एक ताज़ा बयान दिया है। वो फ्लोरिडा जा रहे थे एयरफोर्स वन पे, जहां प्रेस से वो मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि भारत के साथ जो है एक सिस्टम वर्कआउट हो रहा है कि इंडिया अब ईरान का ऑयल नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला का ऑयल खरीदेगा, ये हमने कह दिया है। आइए पहले आपको सुना देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर क्या कहा। Sir, do you think China's going to get their money back from all the money they lent to Venezuela for I don't oil? know. I don't know anything about that, but I'll tell you what, China is welcome to come in and would make a great deal in oil. You know, we welcome China. We've already made a deal. India is coming in, and they're going to be buying Venezuelan oil as opposed to buying it from Iran. So we've already made that deal, the concept of the deal. But China is welcome to come in. तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं भारत के रणनीति पर, भारत के एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पर। और इंडिया वैसे तो ईरान से तेल की खरीदारी जो है वो बंद कर चुका था ट्रंप के पहले टर्म में ही उनके प्रेशर के तहत। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से ऑयल नहीं खरीदेगा और वेनेजुएला से खरीदेगा, वेनेजुएला जहां प्रेसिडेंट मदुरो को 3 जनवरी को अमेरिकी फोर्सेस ने अबडक्ट किया, वो अभी अमेरिकी जेल में ही मौजूद है नार्को टेररिज्म और ड्रग्स के चार्जेस में। और वहाँ डेल्सी रोड्रिगे जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो वाइस प्रेसिडेंट ज़रूर हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन जो वेनेजुएलन ऑयल सप्लायर्स हैं, उनको कंट्रोल इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ही कर रहा है। तो ये आखिर भारत की एनर्जी मार्केट्स पर क्या असर पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के कंटिन्यूअस प्रेशर्स को लेकर? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ ऋचा मिश्रा जुड़ रही हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, रेज़िडेंट एडिटर हैं हैदराबाद में फॉर द हिंदू बिज़नेस लाइन, और साथ ही ऑथर भी हैं, ऑयल को खास करके फॉलो करती हैं। बहुत शुक्रिया ऋचा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू स्मिता। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत कर सकूं ऋचा, इस वक्त व्हाट डज द इंडियन एनर्जी बास्केट लुक लाइक? हम आखिर इस वक्त, क्योंकि रशियन ऑयल को लेकर भी हम पर 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसमें हम सप्लाईज कम कर रहे हैं। इस वक्त हमारा एनर्जी बास्केट दिख कैसा रहा है? स्मिता, एक बात हमको याद रखनी चाहिए कि दिस टाइम अराउंड इंडिया हैज शोन ट्रेमेंडस मैच्योरिटी as far as dealing with its oil purchases is concerned. एक समय था कि इंडिया अंडर प्रेशर्स कम होता था। वी हैव सीन इट जब ईरान के संग इश्यूज हुए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट इफ आई मे से सो, थोड़ा अगर ज्यादा नहीं लगे तो वी कैन सी कि इवन यूएस भी इंडिया के पोस्चरिंग और स्टैंड से थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। There's a kind of pressure tactics which US is using. अब बात करें जी, जैसे आप बता रहे थे कि वेनेजुएलन ऑयल, हम लोग पहले भी वेनेजुएला के संग काम किए हैं। Our companies have had relations with Venezuela. ऐसा नहीं है कि हम वेनेजुएला के संग ट्रेड नहीं किए हैं या ये पहली बार होगा बिकॉज अमेरिका बोल रहा है हम वेनेजुएलन ऑयल खरीदेंगे। हमारे रिफाइनर्स आर वेरी वेल इक्विप्ड टू process any kind of crude. Now, some of the bigger refiners I'm talking about, and one major private refiner. अब बात आती है कि क्या इंडियन ऑपोजिशन जो बोल रही है और क्या इंडिया कम कर रहा है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। एंड गवर्नमेंट का एक डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ गवर्नमेंट के स्टैंड को, बट नैरेटिव बड़ा कंसिस्टेंट रहा है इस बार फॉर लास्ट सम टाइम। स्पेशली आप देखे होंगे जब यूक्रेन वाला इशू आया था रशिया के संग, हमारी पोस्टरिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है कि इकोनॉमिक्स विल वर्क। तो जहां से हमें सस्ता तेल मिलेगा हम खरीदेंगे, एंड दैट इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग। ये सही बात है कि वेनेजुएला से पहले डीलिंग की थी, लेकिन ये वही अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है, डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी पहली टर्म में ना केवल हमने ईरान से अपने ऑयल इंपोर्ट्स को ज़ीरो कर दिया था, वेनेजुएला से भी ऑयल लेना बंद कर दिया था। तो आई थिंक इट्स द नैरेटिव जो इश्यू है कि हमारी जो एनर्जी सॉवरेनिटी है,
वो डोनाल्ड ट्रम्प जब चाह रहे हैं वो उसके टैप को बंद कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। दैट शुड बी अ कंसर्न, राइट? पर अब वही मैं कह रही हूँ कि दिस वॉज वंस अपॉन अ टाइम, द करेंट इंडिया विच वी आर टॉकिंग अबाउट, आज जो हम बात कर रहे हैं, ये नैरेटिव अब वर्क नहीं कर रहा है। दैट इज वाई ये फ्रस्ट्रेशन हम डोनाल्ड रशिया के संग देखें, रशियन ऑयल पे सैंक्शन कभी नहीं था। सैंक्शन था दो कंपनीज पे विच आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन रशिया, रॉसनेफ्ट एंड ल्यूकोइल। तो अभी हम रशियन ऑयल कम खरीद रहे हैं, नॉट बिकॉज यूएस बोल रहा है, देयर आर अदर इम्प्लीकेशंस। हम इंश्योरेंस का इशू है, शिपमेंट का इशू है, वो चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर हम वो सॉर्ट आउट कर दें तो अगर सस्ता तेल है तो हम अभी भी वही खरीदेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं खरीदेंगे। सो ये बात की तेल हम नहीं ले रहे हैं बिकॉज यूएस बोल रहा है, नहीं, देर आर अदर इश्यूज विच आर कमिंग इन वे। हमारे वीएलसीसी जो शिपमेंट्स हैं, जो टैंकर्स अवेलेबिलिटी है, द रूट, वो चैलेंजेस आ रहे हैं। और बिगेस्ट है फाइनेंसिंग का, द अश्योरेंस एंड इंश्योरेंस विच दीज टैंकर्स रिक्वायर। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है ध्यान में रखना। एंड स्मिता, यू विल नो बेटर बिकॉज आप डिप्लोमेसी इतना क्लोजली ट्रैक करती हैं। A simple statement from one of the press interviews by President Putin said it all, कि आप यूएस खुद न्यूक्लियर फ्यूल जब हमसे खरीद रहा है, तो अब इंडिया को आप कैसे बोल सकते हो कि नहीं खरीदे। हाँ, वही मैंने बोला, तेल इज नॉट अ इशू, परचेजिंग तेल इज नॉट द इशू, इशू इज द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस एंड चैलेंजेस व्हिच आर कमिंग आवर वे। तो अभी जो है जब हम अमेरिका से ऑयल खरीद रहे हैं उसमें भी इंक्रीजेस हो रही हैं हमारी, हम एलएनजी भी ले रहे हैं। कितना डिफरेंस पड़ जाता है, ये कितना एक्सपेंसिव होता है? वेनेजुएलन ऑयल ठीक है हमने पहले भी लिया था, अब वापस से डोनाल्ड ट्रम्प हमें वही ऑयल बेचना चाह रहे हैं। तो इनके अलावा हम और कहाँ से जो है इस वक्त ऑयल अपनी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं रिचा, और कितना एक्सपेंसिव हो जाता है अगर हम अपनी रशियन ऑयल को कट कर रहे हैं फॉर वेरियस रीजंस एंड अमेरिकन ऑयल सप्लाईज को हम बढ़ा रहे हैं? अभी अभी एज वी टॉक हम लोग जो डेटा अवेलेबल है, अराउंड 41 कंट्रीज से सोर्सिंग करते हैं ऑयल की, एंड इट इज अक्रॉस, ये सिर्फ ये नहीं है। As far as American oil is concerned, देखें वो the route is so long, the cost will be higher. यहाँ से हमें सस्ता मिलता है, तो what we understand, कुछ ट्रेडर्स बोलते हैं कि वो ऑयल का स्वैपिंग भी होता है, मिडवे वो हम लेके दूसरा तेल हम लेके आ जाते हैं, विच इज फाइन, एवरीवन डज इन द मार्केट। दूसरा है कि हमारे यहाँ स्पॉट मार्केट से भी परचेजेस होते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स तो हैं, बट हमारे रिफाइनर्स स्पॉट मार्केट से भी खरीद रहे हैं। तो आई जस्ट वांट टू ब्रिंग एक एंगल इसमें कि ठीक है, आप बोल रहे रशियन ऑयल मत खरीदो, बट द रशियन ऑयल फ्रॉम रॉसनेफ्ट एंड ल्यूकोइल व्हिच वी कांट बाय बिकॉज ऑफ सैंक्शन, बट वही रॉसनेफ्ट और ल्यूकोइल के सब एंटिटीज होंगे या दूसरे, तो वहां से रूट करके हम वेस्ट एशिया मतलब मिडिल ईस्ट से खरीद के ले आ सकते हैं ना, स्पॉट मार्केट से। तो देर आर लॉट ऑफ डायनेमिक्स दैट वर्क। अब पॉइंट ये है कि क्यों अमेरिका इतना हमारे पीछे पड़ा है और क्यों हम मैटर करते हैं। ऑयल ऑयल इंडस्ट्री में इंडिया आज बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया। वंस अपॉन अ टाइम हमारे लिए कोई बॉदर नहीं करता था। रीजन वाज सिंपल, हमारे पास वी आर नॉट द बिग प्रोड्यूसर, बट व्हाई वी आर इन डिमांड, बिकॉज ऑफ आवर कंजम्पशन, द मार्केट, द ह्यूज मार्केट व्हिच वी ऑफर। तो उसके लिए हम इतना इम्पोर्टेंट इन लोग के लिए हो गए हैं। और हम लोग अपना नैरेटिव क्लियर रखें, इंडियन गवर्नमेंट, बाय हम लोग आई मीन द इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन कीपिंग इट्स नैरेटिव वेरी क्लियर दैट इट्स कॉमर्स व्हिच विल मैटर। क्या चीन को भी कटौती करनी पड़ी है अपने ऑयल सप्लाईज में बिकॉज ऑफ दीज प्रेशर्स? ऑयल बाइंग फ्रॉम रशिया जब हम बात करते हैं, there are 2-3 aspects of China, and again I would say you will know it better than I do because of the segment you track, but आप ये मत भूलें कि बहुत सारा तेल और गैस जो चाइना खरीदता है
वो ट्रांसनेशनल इंटरनेशनल पाइपलाइन नेटवर्क से जाता है, तो वो शिपमेंट्स नहीं हो रहा है काफी। और चाइना के पास खुद भी है, आज तक किसी को पता नहीं चला उनके पास कितना है। But China also has substantial. The third point is कि China, they have till now not spoken anything about China. US is also not saying कि China तो you don't buy. So they're not going to touch. There's a difference between China and the way India is being treated, because India earlier has come to pressure because of our different reasons, our dependence or whatever, the geopolitical relations which we had. But this time around, India is also showing its might, and India as a market is needed by all of them, because Right. सबको अपने अपने oil, gas dump करने हैं. In fact, China also needs India for green energy. उनके panels से सबके लिए, because of our sheer market size. So yes, we're in very interesting position, Smita, right now. ठीक है, लास्ट आपसे क्वेश्चन रिचा, क्योंकि आज बजट पेश किया गया, सबकी नजरें वहां पर बनी हुई थी। हमने देखा शेयर बाजार बिल्कुल लुढ़क गया, धड़ाम हो गया। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि बहुत ही लैकलस्टर बजट है, कि विजन नहीं है, कुछ नहीं है। व्हाट वाज योर की टेक अवे फ्रॉम द बजट? Sorry, I didn't catch the last bit, व्हाट वाज Smita. योर की टेक अवे बजट से? Again, बजट से आपने हाईलाइट किया था रिचा। Oh, okay. So, you know, dissection of the budget and अब तो fine print सब कोई पढ़ेगा तो फिर सब कुछ पता चलेगा. But on the face of it, and immediate first reaction is, Smita, I thought it was a budget of long haul. It has everything for everyone. This is the budget we're marked, and it's a very interesting speech. It's a speech away from the previous speeches, the way she has handled things. उसपे भी लोग dissect कर रहे हैं कि ये नहीं बताया, वो नहीं बताया. But if you see, the focus is very clear. And उनका जो opening statement था, that was a big key away, because she said you have to align yourself with global markets now. That is what she said. So overall, I think it's a long haul budget, and it has just touched every category, every segment. You know, whether you're talking about income tax, whether you're talking about STT, whether you're talking about welfare schemes, or you're talking energy space में भी उन्होंने बायोगैस के लिए किया है, न्यूक्लियर का है. So you know, there is something for everyone in this budget. But then we are never very happy. We always want something more than what has happened. And they have been conservative in their numbers. जो projection numbers हैं, I think, like unlike last time जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा था, they have been rather conservative. ओके, अब बिल्कुल फाइनल क्वेश्चन, व्हिच इज अ क्वेश्चन जो हमारे बहुत ऑडियंस पूछते रहते हैं रिचा, कि जब इंडिया डिस्काउंटेड ऑयल परचेस कर रहा था रशिया से, फिर भी दैट बेनिफिट, द कॉस्ट बेनिफिट वाज नॉट पासिंग ऑन टू द कंज्यूमर्स। ऐसा क्यों होता है? ये ना ऑयल सेक्टर का और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज यू नो ऑयल सेक्टर का रेवेन्यू अर्न करने के लिए सरकार को कुछ नहीं करना होता है. आपका रिफाइंड प्रोडक्ट रिफाइनर बनाते हैं और आप उस पर टैक्स कॉम्पोनेंट्स लगाते हैं. हमारे टैक्सेस इतने ज्यादा हैं, इवन द स्टेट्स. So the maximum money for many states, the main revenue generator is the oil money which they get from the refined end. So you know, although on paper it is decontrolled, but there is always an artificial control, and the governments do play to it. Whatever government is in power in the center and state, everyone wants that money. In fact, in this budget, they have you know, played around with the subsidy aspect also, petroleum subsidy also. So everyone plays, and the government of the days are making money out of oil. So you and I end up paying whatever it is. We don't realize. Now we realize more. We are more aware कि भाई आप बोल रहे हो तो क्यों नहीं हुआ.
but it's pure politics which doesn't allow the prices to come down. चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ऋचा मिश्रा फॉर शेयरिंग दीज़ पर्सपेक्टिव्स और हमने कहा कि लोगों को बता दिया जाए कि ये जो पूरी ऑयल पॉलिटिक्स हो रही है, इसको सिर्फ़ राजनीतिक बयानबाज़ी से परे कैसे आखिर समझा जाए। ऋचा मिश्रा हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ी थी। Thank you. धन्यवाद. तो अभी इस ब्लॉग में बस इतना ही, लेकिन बजट का एनालिसिस भी हमने किया है इकोनॉमिस्ट के साथ में। उस ब्लॉग को भी आप ज़रूर देखिए मेरे चैनल पर, अपना फीडबैक दीजिए और अपना बेल आइकन नोटिफ़िकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए फॉर ऑल अलर्ट्स। नमस्कार, आदाब।